पिछले कुछ वर्षों के अंतराल में सिनेमा में काफ़ी बदलाव आया है। कई फिल्मकार सामाजिक सरोकार के साथ-साथ उन मुद्दों पर भी फिल्में बना रहे हैं जो आम इंसान से जुड़े हुए हैं, पर आम इंसान उनसे परिचित नहीं है। परिणामतः उनकी ज़मीन व उनके घरों पर एक वर्ग कब्जा कर लेता है और आम इंसान कुछ नहीं कर पाता। यह 1995 का वक्फ एक्ट है, जिसके में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए हैं। इस कानून की आड़ में आम इंसान के साथ जो कुछ हो रहा है, उसी पर निर्माता सुहानी कुमारी तथा लेखक व निर्देशक मुकुल विक्रम फिल्म आखिर पलायन कब तक लेकर आ रहे हैं, जो कि 16 फरवरी को प्रदर्शित होने वाली है। हाल ही में फिल्मी संगम चैनल पर फिल्म की निर्माता, निर्देशक व कलाकारों ने फिल्म के संदर्भ में खुलकर बातचीत की। मुकुल जी, पहले मुझे बताया कि ऐसे कौन सी घटनाक्रम था या ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ कि आपको लगा कि इसी विषय पर कहानी लिखी जानी चाहिए? देखिए, इंसिडेंट तो पिछले 3 साल से एक्चुअली मैं रिसर्च कर रहा हूँ। काफ़ी सारे हम लोग सब मिलकर रिसर्च कर रहे हैं। काफ़ी पढ़ाई की, जब से लॉकडाउन लगा तब से काफ़ी पढ़ाई की। उसके बाद मैंने एक बहुत मज़ेदार बात सुनी कि हाई कोर्ट की ज़मीन उस एक बोर्ड ने हथिया ली है, उस पर अपना कब्जा जमा लिया और अंबानी के बिल्डिंग पे भी। तो लगा पढ़ के देखा जाए है क्या। तो वहाँ से दिमाग में आइडिया आया। फिर देखा कि आम आदमी, ये तो बड़े लोग थे, मतलब हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। आम आदमी का क्या हाल होगा। जब आम आदमी के बारे में देखा तब समझ में आया कि यार ये तो कुछ अजीब ही चीज़ है जो कि सिर्फ हमारे देश में एग्जिस्ट करती है। तो फिर वहाँ से दिमाग में आइडिया आया कि हाँ, इस पर फिल्म बनाई जाए। ये कुछ ऐसा सोशल इशू है जिस इशू को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। आपको इस कानून के बारे में जानकारी कैसे मिली? देखिए, ये कानून के बारे में मुझे पहले से पता, काफ़ी पढ़ता रहता हूँ, तो उस बारे में पता लग गया था। 1952 में ये कानून लाया गया था और 1995 में इस कानून को और पावर दे दी गई। और ये पावर इतनी दे दी गई है कि इसके खिलाफ अपील भी आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो और कहीं नहीं अपील कर सकते। तो जब आपने क्या वक्फ बोर्ड वालों से या किसी से इस संबंध में बातचीत किया, जो पीड़ित थे उनसे बात की स्क्रिप्ट लिखने से पहले? नहीं, उनसे बातचीत करने की ज़रूरत नहीं, सारा पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है। इसके बारे में जो चीज़ें हैं, जो भी इसके बारे में पूरा एक्ट है, ये वक्फ एक्ट बोलते हैं इसको, ये पूरा एक्ट है और इस एक्ट के बारे में सब कुछ ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। तो वहाँ से पढ़ा के, वहाँ से पूरा रिसर्च करके इसके बारे में कहाँ क्या लैंड है, किस तरीके से ये कानून लाया गया, क्यों ये कानून बनाया गया था और उस कानून को फिर किस तरीके से मॉडिफाई किया गया है, तो ये सब चीज़ें मैंने पढ़ के प्रॉपर रिसर्च करके ही लिखा है। ये माना है कि कश्मीर फाइल्स और केरला फाइल्स आने के बाद आपको लगा कि अब हमें भी इस पर काम करना चाहिए? किस पे? फिल्म की बात कर रहे हैं। फिल्म की बात कर रहा हूँ। देखिए, अब मैं आपको ये बोलूँगा कि आज हमारी इतनी हिम्मत है कि हम ऐसे मुद्दों पर फिल्म बना पा रहे हैं, पहले शायद नहीं बना पाते हम। आज का माहौल बदल गया है, लोग समझना शुरू कर दिया है लोगों ने, तो हम लोग ऐसी फिल्में बना पा रहे हैं। नहीं तो ऐसी फिल्म, और सच्चाई तो ये है कि आज से आप देखिए, आज से 10 साल पहले तक फिल्में सिर्फ यही आती थी कि एक हीरो है, एक विलन है, दोनों, एक हीरो जो है लड़की से प्यार करता है, विलन ने लड़की को कुछ कर दिया या परिवार को कुछ कर दिया। फिल्में ऐसी ही बनती थी और मीनिंगफुल फिल्में बहुत ही कम बनती थी और लोग देखते नहीं थे। आज की तारीख में, क्योंकि जब ये जो चेंज आया, यह है लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन में लोग खाली बैठे थे, लोगों ने सिनेमा देख लिया, इंटरनेट का बूम आया, लोगों ने इंटरनेशनल सिनेमा देख लिया, उनको पता लग गया अच्छा सिनेमा क्या होता है। तो वो अच्छा सिनेमा देखने के लिए आज की तारीख में लोग तैयार हैं, नई नई चीज़ें सुनने के लिए तैयार हैं। अब साड़ी लहरा के और आप पब्लिक को नहीं लुभा सकते हो। उन पब्लिक को मीनिंगफुल सिनेमा देखना है, पब्लिक को परफॉर्मेंसेस देखनी है, पब्लिक को फिल्म देखनी है, सिनेमा देखना है। हीरो हीरोइन देखने में बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट है आज की तारीख में। आपने देखा, आज की तारीख में सोशल मीडिया की वजह से हर गली मोहल्ले में अपना एक हीरो है। उनको हीरो नहीं देखना, अपने हीरो देखने हैं उनको, अपने बीच के लोग। आपने कहा कि आज एक माहौल है कि आप इस तरह की फिल्म बना पाए जी। इस तरह का माहौल, क्या बदलाव क्यों आया, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि लोग, ये लॉकडाउन के बाद जो चीज़ें लोगों ने देखी हैं, लोगों ने
लोगों को खाली वक्त नहीं मिला था अपने बारे में। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मुझे कभी इतना वक्त नहीं मिला कि मैं इतनी पढ़ाई कर सकूँ जितनी मैंने लॉकडाउन में कर ली। ऐसे ही लोगों को वक्त मिला कि वो अपने बारे में सोचें, अपने आस पड़ोस के बारे में सोचें। जो समझदार लोग थे उन लोगों को बहुत वक्त मिला, उन्होंने अपने पर काम करा, अपनी सोसाइटी के लिए चारों तरफ देखा। नहीं तो आदमी सुबह से 9 से 5 की नौकरी में लगा हुआ था, उनके पास वक्त नहीं था। लॉकडाउन में लोगों ने नौकरियाँ इतनी छोड़ी। लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार बदलने के साथ हमेशा सिनेमा बदलता रहा है? देखिए, वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट हमेशा ही होता है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट हर चीज़ में हमेशा ही होता है। पॉलिटिकल सोशल दोनों चीज़ें होती हैं। सिनेमा तो बदलता है। एक अच्छी कहानी वही होती है जिसमें उसका परिवेश भी दिखाया जाए और उसके परिवेश में उस समय क्या घट रहा है। तो जैसे जैसे रेवोल्यूशन हुआ आर्ट में, आप देखोगे आर्ट में हुआ या लिटरेचर में हुआ है, तो सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो को उन्होंने उस तरीके से दिखाया भी है। तो अगर हम स्टडी में भी जाते हैं तो हम उन्हीं को रेफरेंस मान के हम स्टडी कर पाते हैं कि उस समय ऐसा हो रहा था, इस समय ऐसा हो रहा था, उस समय की सोशियो पॉलिटिकल स्थिति ये थी। आज के परिवेश में अगर हम देखें कि आज के परिवेश में, जैसा कि आपका सवाल है जो आपने किया, मैं बीच में इसलिए आ गया कि मेरे अंदर भी जवाब उमड़ रहा था। आज के परिवेश का सवाल ये है कि आज ये मेरी उम्र 40 साल है, इस मुद्दे के बारे में मुझे पता ही नहीं था। ये मुद्दे अब जो निकल के आ रहे हैं और जो मुझे मालूम चल रहे हैं, ये जानकारियां दबाई हुई थी। ये भी तो एक दिक्कत थी ना, ये भी एक तकलीफ थी कि ये जो जानकारियां हैं ये दबाई हुई थी। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो दबे हुए हैं, ऐसे बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं गवर्नमेंट की जो पुराने समय से चली आ रही हैं। ना तो पत्रकारों को मालूम है, ना उन्होंने उजागर किया। अगर उन्हें पता है तो उन्होंने कभी उजागर नहीं की, हमें पेपर में कभी पढ़ने को नहीं मिला या हमने न्यूज़ में कभी ऐसे नहीं सुना। तो अब जैसे ये मालूम चलती हैं चीज़ें, उसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है, उसके बारे में सिनेमा बना पा रहे हो आप। ये एक जो फ्रीडम का जो समय आया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों पहले तक इतनी तरीके के फ्रीडम थी, या आज भी उतनी फ्रीडम है नहीं एक्चुअली, क्योंकि आज भी सवाल तो आते हैं। आप जैसे बहुत सारे पत्रकारों ने आज बोला कि ये क्या कोई प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो ये सवाल है भाई। एक सच्ची कहानी, सच्ची जो घटनाएं घट रही हैं हमारे आसपास के समाज में, जो हमारी नज़रों के सामने हो रहा है, वही हम दिखा रहे हैं, तो उसको प्रोपेगेंडा कैसे कह सकते? आपने कहा कि चीज़ें दबी हुई थी जी, जिसमें आपकी और हमारी गलती नहीं, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि हमारे देश के क्या कानून है, कहाँ है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, लेकिन मेरा कहना वही है कि सोशियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो रहता है कि कभी भी हमें कैसे मालूम चलेगा। अगर मैं सीधी सी बात बताऊं कि मैं एक आम नागरिक हूं, मुझे कोई भी देश का मुद्दा कैसे मालूम चलता है? न्यूज़ पढ़ता हूं, न्यूज़ देखता हूं। न्यूज़ में ही अगर ऐसे मुद्दे ना आए तो इसको क्या बोलेंगे? दबा हुआ बोलेंगे। ऐसी घटनाएं घट रही हैं लेकिन वो कभी नहीं आ रही हैं न्यूज़ में, तो इसको क्या बोलेंगे? सर, सिर्फ न्यूज़ की कमी नहीं है सर, आपकी अपनी इच्छा की भी कमी है। और जहाँ से आपने शिक्षा ली है, उन शिक्षकों की भी कमी है कि उन्होंने आपको वहाँ तक सोचने के लिए शिक्षा नहीं दी। सिलेबस ही गलत पढ़ाया गया। ये भी है कि सिलेबस ही गलत। ऐसी तो बहुत सारी फिर दिक्कतें हैं। सरकार वैसी थी इतने सालों से, तो वो सिलेबस ही नहीं है हमारे पास, रियल सही सिलेबस ही नहीं पढ़ाया गया, न्यूज़ आई नहीं हमारे पास, रियल पढ़ाई करवाई नहीं, सही पढ़ाई, तो हम फिर वैसे ही रिएक्ट करेंगे। तो धीरे धीरे हमने पढ़ना। इंटरनेट का बहुत योगदान है कि लोग ऐसे कानून के बारे में पढ़ पा रहे हैं, वरना ऐसे कानून खाली किताबों तक ही सीमित थे। और किताबें पढ़ना अक्सर लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि बचपन सब गुजरे हैं, बचपन से सबको पता है पढ़ाई क्या चीज़ है। अरे मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ अपना। मैं बोलती, मेरे नाना जी 96 के हो गए, चले गए। मैंने बोला नाना जी अकबर बहुत महान थे। मेरे नाना जी बोल रहे नीचे बैठे, 2 थप्पड़ लगाई कि बेटा ये जो किताबों में लिखा हुआ नहीं, हमने देखा हुआ है, हमें पता है तुमसे भी बहुत पहले, क्योंकि वो बहुत बुरे हो गए 96। हाँ, जिन्होंने देखिए प्रैक्टिकली देखा है वो अलग चीज़ है। मतलब समझ रहे हो आप, ऐसे कानून को सामने लाने के लिए इंटरनेट का बहुत योगदान रहा है। और लॉकडाउन का इसलिए क्योंकि 2 साल हम बैठे और ऐसे कानून के बारे में थोड़ा इन लोगों ने रिसर्च किया। मैं भी उसमें से एक हूँ कि मैं उस फिल्म का पात्र हूँ। सोनी जी, आपने पहली फिल्म बनाने के लिए यही विषय क्यों चुना?
मैंने पहली फिल्म बनाने के लिए यही विषय, क्योंकि फिल्में अगर बनाओ तो अच्छी बनाओ, जो सामाजिक मतलब आप समाज के लिए कुछ कर पाओ। मेरा हमेशा से क्योंकि मैं ग्रास रूट से उठी हुई हूँ, राजस्थान बाड़मेर से आती हूँ, तो वहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। बहुत कुछ ऐसा मैंने जीवन में देखा है, इतना यहाँ तक बॉम्बे तक पहुँचने में, तो मैं कनेक्ट करती हूँ हर सारी चीज़ों से। मैं बहुत जियो पॉलिटिक्स हो गया या फिर पॉलिटिक्स हो गई, वो भी मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से देखती हूँ। मुझे लगता है हर युवा को मैं बोलना चाहूँगी, यूथ को पता होना चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, आज से 10 साल बाद कैसा होगा भारत, या फिर आज से 20 साल पहले कैसा था। तो ये सारी चीज़ों में मुझे बहुत रुचि रहती है, तो मैंने डीपली स्टडी करनी शुरू की। तो मैंने कहा यार ये जो चीज़ें हो रही है अभी, जो बाकी सब तो ठीक है, आ रहा अच्छा आ रहा है, फिल्में आ रही है, इंटरटेनमेंट है, सब बहुत बढ़िया, मैं एग्री करती हूँ, बहुत मज़ा भी आता है उसमें। लेकिन जो रियल इंसिडेंट है, जो लोगों के जो बीत रही है वो चीज़ें, अगर वो हर लोगों तक नहीं जाएगी, कुछ ऐसे लॉज बने हुए हैं जो इतना गलत कर रहे हैं, वो आप तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो बहुत, मुझे लगता है कि यूथ को भी पता नहीं, वो भी अपने एक अलग ही इंटरटेनमेंट में चला हुआ है। तो मुझे लगता है ये सारी अगर इंटरटेनमेंट भी देखो, लेकिन सच्चाई से भी वाकिफ रहो, कब पता नहीं चलता आपको, आने वाले आगे भी प्रिपेयर ही नहीं हो आप, कल आपके पास क्या होने मैं वाला है। आपकी बात को काटता हूँ। आपने कहा कि आपके अंदर इच्छा थी कि आप कोशिश करें जाने की 10 साल पहले क्या होता है, 10 साल बाद क्या होगा। आपने तो ये चीज़ें हर यूथ में होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा? क्योंकि देखो अभी यूथ क्या है कि अलग थोड़ा सा अभी इतने सालों से जो देखता आ रहा है, जो फिल्में देखते आ रहे हैं, उससे ही कनेक्ट कर रहे हैं। जो चीज़ें हैं यूथ नहीं इतना इंटरेस्ट लेता, क्योंकि यूथ को थोड़ा एक अलग, वो उसी सिनेरियो में ढल गया है। मतलब इतने सालों से जो आ रहा है ना, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, उसी में जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो खुश नहीं है। आज बहुत लोग हैं, जो बहुत सारे लोगों को मैं मिलती हूँ, मैं यूथ से भी मिलती हूँ, इतने वो अलग ही बिहेव करते हैं। मैं ही सोचती हूँ यार अच्छा तुम एक ट्रैक पे हो, अच्छी बात है, अरे यहाँ इसी में हम ठीक है, अगर दुख भी है तकलीफ है तो हम अच्छे हैं, ओके है। तो मुझे लगता है कि उनको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आगे पीछे, या फिर भारत के बारे में स्पेशली, अगर आप जिस देश में रहते हो उसके बारे में पता होना चाहिए। जियो पॉलिटिक्स तो बड़ी दूर की बात है, तो मैं जियो पॉलिटिक्स का भी नॉलेज रखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बाहर की चीज़ें भी देखती हूँ, बहुत सारे रीड करती हूँ, तो मुझे वहाँ से बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिलती है। चंदन जी, मुझे बताया कि एनएसडी से लेकर आपकी अब तक की जो यात्रा है, उसमें जब आपको किरदार मिला तो सबसे पहला ख्याल आपके मन में क्या आया था? सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में यही आता है कि ये चरित्र जो मैं करने जा रहा हूँ, ये मुझे कितना चैलेंजिंग लग रहा है या कितना चैलेंज दे रहा है। और जब कठिनाई सामने आती है तो मज़ा आता है उसका, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो उसका जो सारा एंगल है उसका रिसर्च होता है कि ठीक है, कई बार कैरेक्टर बहुत स्टीरियोटाइप होते हैं, तो फिर क्या करें, करना है, स्क्रिप्ट अच्छी है, डायरेक्टर अच्छा है, फिल्म अच्छी बन रही है, तो फिर कन्विक्शन डालना पड़ता है कि चलो हमारे काम है, हमें ईमानदारी से एक चीज़ सामने रखनी है। जब कोई कैरेक्टर डेप्थ वाला मिलता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मिलता है, जैसे ये है हमारी फिल्म का, तो उसके चैलेंजेस बहुत होते हैं कि कैसे एक बात हमें जो कहनी है वो जेन्युइन होके एज एन एक्टर पहले कह तो दें, पहले हम खुद ईमानदार हो जाए, फिर कैरेक्टर की ईमानदारी को समझें। तो ये जो चैलेंज होता है, जब ये गिव एंड टेक होता है तो मज़ा आता है, तो मैं करता हूँ कोई भी कैरेक्टर। तो इस प्रकार के किरदार में क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? सच होना, क्योंकि क्या देखिए, पत्रकार की जो सच्चाई है, जो पत्रकार जिस तरह से सच अगर सामने लाता है, उसका काम वही है पहुंचाना, जो है उसको वैसे ही रखा जाए। इसलिए मेरी लाइन भी इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है कि गलत को गलत नहीं कहोगे तो जो ना समझ है वो उसको सही समझ बैठेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हो रही है आज की तारीख में, जी हर कलाकार कहता है जो भाई डायरेक्टर ने बताया, जो स्क्रिप्ट में था मैंने वो किया, जी। लेकिन आपकी एनएसडी की ट्रेनिंग कुछ और कहती है, वो मेथड एक्टिंग की बात करती है, तो मेथड एक्टिंग की बात करती है। जब मेथड एक्टिंग में आप जाते हैं तो सिनेमा कहाँ आ रहा आता है, क्योंकि वो एनएसडी की ट्रेनिंग जो है वो थिएटर के लिए है। मैंने आपको अपनी इससे पहले वाली बात में इसका जवाब भी दे दिया। आप कहते हैं डायरेक्टर जो कहता है वो करना है, डायरेक्टर जो कहता है, क्योंकि स्क्रिप्ट डायरेक्टर की है, मेरी नहीं है, तो उसके फ्रेम में मेथड एक्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह का कैरेक्टर हो, जिस तरह का रेंज हो, जिस तरह के चैलेंजेस हो, वहाँ किस तरह की एक्टिंग की जाएगी उसकी ज़रूरत पड़ती है। सब जगह मेथड एक्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार आपको उस मोमेंट में बहुत कुछ मिलता है। हम आप बात कर रहे हैं, कई बार आप अभी सवाल सोच रहे होंगे, ठीक है, उसी समय आप बोल रहे होंगे, मैं भी कुछ तैयार करके, तो इन्होंने मुझे कुछ सिखाया थोड़ा ही है कि यही बोलना है। तो मैं जो सोच रहा हूँ इस समय, जो मेरे अंदर फिल्म को लेके, स्क्रिप्ट को लेके, वो इसी से मैं बात कर रहा हूँ आपसे।
तो ये भी ट्रेनिंग और प्रोसेस को समझने से ही मिलता है, हम्म। क्योंकि हमारे अंदर वो है। तो मेथड एक्टिंग हर जगह मेथड एक्टिंग अप्लाई नहीं की जाती, और एनएसडी आपको एक एक्टर और एक अच्छा इंसान बनाना भी सिखाती है। कोई भी ट्रेनिंग, अगर हम उसके डेप्थ को ना समझें, इंसान को ना समझें, तो फिर हम कैसे कैरेक्टर करेंगे। तो डायरेक्टर, आप ये मत सोचिए कि डायरेक्टर ने ABCD कहा तो मैं ABCD कर रहा हूँ। डायरेक्टर ने जो कहा उसकी बात को जेन्युइन होके एज एन एक्टर उसके डेप्थ को समझते हुए हम कैसे पहुँचाएं। कि आप पत्रकार हैं, आपके अंदर बहुत सारे डेप्थ होंगे, बहुत सारे चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी, तो वो सब भी तो पहुँचना चाहिए, क्योंकि कैमरा जो है वो आपको बिल्कुल नज़दीक से देख रहा है, टेक्निकलिटी है, क्राफ्ट है, सब कुछ है, तो वो सब हम सीख के ही आते हैं। सर, आपने अभी बीच में एक्टिंग को लेकर चर्चा में बात की, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। अभिनय करते समय हर कलाकार के सामने दो चीज़ें होती हैं, उसका निजी जीवन का अनुभव और उसकी कल्पना शक्ति। जी। इस फिल्म के किरदार के लिए इनमें से किसका कितना आपने उपयोग किया? दोनों का बराबर ही उपयोग होता है। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो हम निजी जीवन से लेते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं, हाव भाव ऐसे होते हैं जो हम निजी जीवन से लेते हैं, लेकिन जो किरदार की लाइफ, जो किरदार का जीवन होता है, या जो वो किरदार किस परिवेश से रहता है, वो उसकी जर्नी क्या रही होगी, वो कैसा रहा होगा, तो वो सब हमें अपना एक इमेजिनेशन उसमें लगाना पड़ता है। हम इमेजिन करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, उसकी सच्चाई की डेप्थ तक जाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा किरदार हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं, कैसा किरदार हम ये किरदार किससे मिलता जुलता हो सकता है, या अगर हमें नहीं दिखता है तो हम फिर अपनी कल्पना शक्ति लगाते हैं। और फिर जो आप मेथड की भी बात कर रहे थे, फिर उसमें मेथड भी आता है कि हम उसको एक काल्पनिक किरदार बनाते हुए उसकी सच्चाई ढूंढते हुए और उसको उतनी ही सच्चाई से पेश कर पाएँ, ये पूरा एक मेथड उसमें लग जाता है। आखिर प्लान कब तक में जो आपका किरदार है उसको कैसे आप परिभाषित करेंगे? परिभाषित क्या करना है, मतलब वो एक किरदार है, और नकारात्मक उसका जो फिल्म में है कि नकारात्मक किरदार है, जिसकी वजह से वो एक परिवार है जो पीड़ित हो रहा है और वो लाचार हो रखा है, और वो उनकी लाचारी का किस तरीके से फ़ायदा उठा रहा है। तो ये उस किरदार की जर्नी है। वो किरदार का जो एक पॉलिटिकल और सोशियो पॉलिटिकल एक रुतबा है, वो है उसके अंदर। बहुत डिफरेंट है। अगर मैं एज ए पर्सन मैंने अपने आप से बोलूँ तो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट में है। मैं उस तरीके का आदमी नहीं हूँ जिस तरीके का वो किरदार मैंने किया है। भूषण जी, मार्शल ट्रेनिंग लेते रहती है, एक्टिंग का शौक कैसे लग गया? एक्टिंग का शौक तो बचपन से ही था। मैं समझता हूँ कि हर इंसान जब सिनेमा देखता है तो कहीं अपने आप को भी एज्यूम करता है, तो ऐसे ही मेरे अंदर था। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो बीटेक भी किया वो दिल्ली में ही कॉलेज सेलेक्ट किया, क्योंकि मैं दिल्ली आना चाहता था हिमाचल से। और दिल्ली में फिर मैंने थिएटर भी किया, तकरीबन 12 थिएटर प्ले किए। उसमें कुछ प्ले में मुख्य भूमिका भी निभाई और कुछ में कैरेक्टर रोल भी किए। ये 2006, 7, 8 की बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ। उसके बाद फिर बिजनेस, उसके बाद फिर मुंबई, और अब इस फिल्म में मैं एज एन एक्टर डेब्यू कर रहा हूँ। इस फिल्म में ऐसा क्या था कि आपको लगा कि इस फिल्म से ही डेब्यू की जानी चाहिए? देखिए, जो रोल मेरे लिए मुझे बताया गया या फिर जो रोल मुझे समझाया गया इस फिल्म में, वो बहुत डिफर था। मैं रियल लाइफ में वैसा हूँ नहीं, मगर मुझे लगा ये चैलेंजिंग रोल है, और कि मैं भी एक अच्छे डेब्यू का वेट कर रहा था कि एक अच्छा स्टार्ट मिले मुझे। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ है, और ये किरदार जो मेरा है, इससे मैं ऑडियंस में अपनी एक अलग पहचान बना पाऊँगा। और अब देखते हैं 16 फरवरी को ये कितना सफल होता है। मेरी तो पूरी कोशिश रही है कि मैंने इस किरदार को जिया है, तकरीबन 5-6 महीने से जी रहा हूँ, और बड़ा मुश्किल लगा इस किरदार को छोड़ना आफ्टर शूटिंग, मगर डबिंग तक मैंने कैरी किया। उसके बाद धीरे धीरे अब छोड़ बैठा हूँ। मील, इस फिल्म को बनाते समय आपके दिमाग में ये तो रहा होगा कि भाई क्या बात लोगों तक पहुंचनी है? देखिए, मेरी एक आदत है, मैं अपना जो बात कहनी होती है मैं पहले स्क्रिप्ट पे कह लेता हूँ।
मेरी स्क्रिप्ट अगर मेरी बात कह रही है तो मुझे नज़र आ जाता है मैं बना क्या रहा हूँ, तो मेरा दिमाग में कन्फ्यूज़न होता नहीं है फिल्म बनाते टाइम कि मैं क्या बना रहा हूँ। मैं स्क्रिप्ट पे पूरा ध्यान देता हूँ, पहले मैं लिखता खुद ही हूँ अपनी स्क्रिप्ट, मैं किसी और से नहीं लिख पाता। तो पहले वो स्क्रिप्ट पूरा लिख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, फिल्म वहीं दिखा लेता हूँ, और फिर उस स्क्रिप्ट को। और एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं करता हूँ, जैसे आपने अभी मेथड एक्टिंग की बात कर, मेरे पास इतने अच्छे एक्टर हैं, मैं कई बार सीन्स के डायलॉग्स ही नहीं बनाता। 2 सीन इन्होंने ऐसे किए जिसके डायलॉग्स ही नहीं थे। मैंने उनको बता दिया कि आप ये आपका है, आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। इन दोनों ने मिलकर अपने आप सीन बनाया, अपने आप बना। वो सीन देखोगे इतना नेचुरल आएगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा एक्चुअली एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ एक्चुअली में कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में स्क्रिप्ट पर क्लैरिटी होती है, मुझे किससे क्या करवाना है, उसके बाद फिल्म अपने आप निकल के आ जाती है। फिल्म के रिलीज़ के बाद समाज पर क्या असर होगा? देखिए, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए, लोग अवेयर होंगे। एक मैसेज है फिल्म में कि आप साथ में रहिए, साथ रहिए, बहुत हो चुका ये जो कुछ चल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं हम लोग। अच्छे से रहिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आप रह रहे हैं तो ऐसे मत करिए ना। यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएशन जो आप ला रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत सफ़र करवाती है, तकलीफ़ होती है। मुझे लगता है कि तकलीफ़ किसी को नहीं देनी चाहिए, और ये हर चीज़ को समझ के मुझे लगता है लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि किसी को क्यों, अगर एक प्राणी इस धरती पे आया तो अच्छी ज़िंदगी जी के जाए ना। कुछ लोगों की वजह से वो लोग अपनी ज़िंदगी यहाँ नरक देख लेते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बोल रहा था कि इंसान है ना, उसको इंसान को अपना है ना अपनी बात प्रूव करनी है, उसके लिए 2-4 लोग इकट्ठा करने के लगा रहता है। वो बात चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो अपनी बात प्रूव करने में लग जाता है। वही है। फिल्मी संगम चैनल के साथ बात करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जी, थैंक यू। थैंक यू।